चलिए आज पश्चिमी हिमालय के एक कलात्मक रहस्य की परतों को खोलते हैं। ये कहानी है पहाड़ी पेंटिंग की, एक ऐसी कला जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही उलझी हुई भी। तो क्या इस कोड को क्रैक करने के लिए तैयार हैं? इस पूरी पहेली का जार पता है कहाँ छिपा है? इसी सवाल में कि आप ऐसी कला को कैसे समझेंगे जिसकी कोई तय नियम ही ना हो। जरा सोचकर देखिए, कलाकारों के कोई साइन नहीं, पेंटिंग्स पर कोई तारीख नहीं, और राज्यों की सीमाएं तो खैर हर कुछ साल में बदल जाती थी। ये वो गुत्थी थी जिसने कला इतिहासकारों को दशकों तक उलझाए रखा। देखिए, पहाड़ी का मतलब ही है पहाड़ों की। ये कला 17वीं से 19वीं सदी के बीच हिमालय के इन राज्यों में फली फूली, लेकिन इन्हें अलग अलग टापू समझने की गलती मत करिएगा। ये तो एक वाइब्रेंट नेटवर्क थे, कलात्मक परंपराओं का एक ऐसा ताना बाना जहां स्टाइल एक दूसरे से मिलते थे, बात करते थे और मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना देते थे। तो इसे समझना इतना मुश्किल था क्यों? पहली बात, जैसा मैंने कहा, राजनीतिक सीमाएं नदियों की तरह थीं, हमेशा बदलती रहती थीं। दूसरी, आर्टिस्ट और उनके परिवार एक दरबार से दूसरे दरबार जाते रहते थे और अपने साथ अपनी तकनीक और सीक्रेट्स भी ले जाते थे। और सबसे बड़ी मुश्किल, ज्यादातर आर्टवर्क पर न तो कोई नाम था न कोई तारीख। ये तो ऐसा था मानो बिना नामों और कोऑर्डिनेट्स के नक्शा बनाने की कोशिश करना। भाई कोई शुरू करे तो करे कहाँ से? और यहीं पर कहानी में आता है एक शानदार मोड़। सालों तक नजरिया ज्योग्राफिकल था, मतलब बसोहली स्कूल, कांगड़ा स्कूल, लेकिन ये तरीका काम ही नहीं कर रहा था। फिर एक क्रांतिकारी विचार सामने आया जो उस समय के लिए लगभग एक बगावत जैसा था। जगहों को भूल जाओ, लोगों पर ध्यान दो, कलाकारों और उनके परिवारों पर। ये सोच थी विद्वान BN गोस्वामी की, और इसने सचमुच सब कुछ बदल दिया। उनका तर्क बहुत सरल लेकिन गहरा था। स्टाइल का DNA किसी जगह में नहीं होता, बल्कि कलाकारों के परिवार की विरासत में होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। ये एक जबरदस्त खोज थी जिसने इस पूरे रहस्य को सुलझा दिया। इसे एक स्टाइलिस्टिक कंटिन्यूअम की तरह सोचिए। सब कुछ मास्टर पेंटर पंडित सेव और उनके परिवार से शुरू होता है। उनकी कला बसोली के बोल्ड स्टाइल से निकलकर गुलेर की कोमलता में ढलती है और फिर आखिर में कांगड़ा की मशहूर गीतात्मक शैली में अपने पीक पर पहुंचती है। ये कोई सीधी लकीर नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है, जैसे कोई नदी धीरे धीरे अपना रास्ता बनाती है। बहुत बढ़िया। अब इस कहानी के पहले अध्याय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बसोहली स्कूल, यहीं पर पहाड़ी पेंटिंग का दिल पहली बार जोर जोर से धड़कना शुरू हुआ था। बसोहली स्टाइल जो है वो राजा कृपाल पाल के संरक्षण में अपने चरम पर पहुंचा। इस दौर का सबसे बड़ा नगीना है रस मंजरी सीरीज, प्रेम की भावनाओं पर लिखा एक मशहूर ग्रंथ जिसे कलाकार देवीदास ने बड़ी खूबसूरती से पेंट किया। ये तारीखें हमें आखिर में इतिहास में एक ठोस पकड़ देती हैं। तो एक बसोहली पेंटिंग को पहचानेंगे कैसे? कलाकार लाल, नीले और पीले जैसे गहरे प्राइमरी रंगों का खूब इस्तेमाल करते थे। बैकग्राउंड अक्सर गर्म चमकदार पीला होता था। मोतियों को दिखाने के लिए वे सफेद पेंट को उभार कर लगाते थे, जिससे एक 3D इफेक्ट आता था। और सबसे अनोखी बात, पन्ने जैसी चमक लाने के लिए वे सचमुच में भृंग यानी बीटल के पंखों का इस्तेमाल करते थे। कितना कमाल है ना? लेकिन बसोहली के कलाकार सिर्फ राजाओं के पोर्ट्रेट ही नहीं बनाते थे, वे कृष्ण की कहानियों जैसे मिथकों को जिंदा करते थे और रस मंजरी जैसी कविताओं को कैनवस पर उतारते थे। उन्होंने तो संगीत को भी पेंट कर दिया। रागमाला सीरीज में धुनों को तस्वीरों में ढाला। हर पेंटिंग उस समय की जीवंत संस्कृति में झांकने के लिए एक खिड़की की तरह है। तो आखिर में सब कुछ एक नजरिए के बदलाव पर आकर टिक जाता है। अब हम पहाड़ी पेंटिंग को अलग अलग रीजनल स्टाइल के कलेक्शन के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन कलाकार परिवारों की एक जीती जागती विकसित होती कहानी के रूप में देखते हैं जिन्होंने इसे बनाया। अगर इस पूरी बातचीत से कोई एक आइडिया अपने साथ ले जाना हो तो वो ये है स्टाइलिस्टिक कंटिन्यूम। ये कॉन्सेप्ट कि कला यात्रा करती है, सांस लेती है और अपने बनाने वालों की विरासत के साथ बदलती है। यही वो मास्टर चाबी है जो पहाड़ी पेंटिंग की पहेली को खोलती है। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल, कभी सोचा है किसी एहसास को, किसी फीलिंग को कैनवस पर कैसे उतारा जाता है? ये एक बहुत बड़ी कलात्मक चुनौती है और आज हम यही देखेंगे कि पहाड़ी चित्रकारों ने इसका जवाब कैसे ढूंढा। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दमदार और चटक स्टाइल से, बसोहली स्टाइल।
यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। ये वो नींव है जिस पर आगे की पूरी कहानी बनी। तो ये बसोहली स्टाइल आखिर है क्या? सीधी सी बात है, इसकी पहचान है इसकी बोल्ड, एकदम एनर्जेटिक लाइंस और चटक रंग। सोचिए, गहरा लाल, पीला और पेंटिंग्स के सब्जेक्ट्स वो हमेशा बहुत ग्रैंड और माइथिकल होते थे, मतलब देवताओं और महाकाव्यों की बड़ी बड़ी कहानियां। पर यह स्टाइल एक जगह पर रुका नहीं। हुआ ये कि आर्टिस्ट जैसे जैसे पहाड़ी इलाकों में एक शाही दरबार से दूसरे दरबार जाते गए, ये कला भी उनके साथ साथ सफर करती रही। जल्द ही चंबा, कुल्लू और मंडी जैसे राज्यों में बसोहली का असर दिखने लगा और हर जगह ने इसे अपना एक अलग ही रंग दिया। अब यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। कलाकारों का ध्यान अब सिर्फ बड़ी बड़ी कहानियों से हटकर इंसानी जज्बातों की गहराई पर जाने लगा। कला अब धीरे धीरे पर्सनल हो रही थी। और ये जो बदलाव है ना, वो सबसे साफ दिखता है रामायण की पेंटिंग्स में। अब आर्टिस्ट सिर्फ कहानी नहीं बता रहे थे, नहीं, वो ये खोज रहे थे कि कहानी के जो किरदार हैं वो असल में महसूस क्या कर रहे हैं। इससे उन कहानियों को एक नई इमोशनल डेप्थ मिल रही थी। तो सवाल उठता है कि ये किया कैसे गया? उनके पास एक पूरा टूलकिट था। वो चेहरों पर बारीक से बारीक एक्सप्रेशन दिखाते थे, हाथों के हर इशारे को एक मतलब देते थे और सीन का मूड सेट करने के लिए तो भीड़ के रिएक्शंस तक को पेंट करते थे। और वो छोटी छोटी डिटेल्स जैसे दाढ़ी की हल्की स्टबल या गहनों की चमक, सच कहूं तो ये चीजें तस्वीरों में जान डाल देती थी। चलिए अब कहानी के एक बहुत ही अहम मोड़ पर चलते हैं, एक टर्निंग पॉइंट पर, जो आया गुलेर राज्य में। यहां से समझिए सब कुछ बदल गया। अब गुलेर में क्या बदला, ये समझने के लिए बसोहली की खासियतें एक बार फिर से दिमाग में ले आते हैं। वो चटक रंग, वो दमदार लकीरें, वो देवताओं वाली शान, और हाँ, चमक के लिए बीटल विंग्स का वो अनोखा इस्तेमाल। इस स्टाइल को जरा ध्यान में रखिएगा। और ये स्लाइड इस जबरदस्त बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ बसोहली की बोल्डनेस और दूसरी तरफ गुलेर का नया अंदाज, एकदम मुलायम, नाजुक और कहीं ज्यादा नेचुरल। वो चटक रंगों की जगह अब हल्के, सौम्य रंगों ने ले ली थी और दमदार लकीरें अब बारीक और रिफाइंड हो चुकी थीं। तो ये जो क्रांति थी वो रातों रात नहीं आई। इसके पीछे कुछ खास लोग थे। एक तो थे इसके संरक्षक राजा गोवर्धन चंद, जिन्होंने इस नई कला को पूरा सपोर्ट दिया, और दूसरे थे कलाकार पंडित सेऊ और उनके बहुत ही टैलेंटेड बेटे मानुकू और नेनसुख। इन्होंने स्टाइल को न सिर्फ शुरू किया बल्कि उसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। चलिए अब जरा एक आर्टिस्ट पर खास तौर पर फोकस करते हैं, नेनसुख। उनकी जो जीनियस थी ना, वो जिंदगी के बहुत ही आम रोजमर्रा के पलों को पकड़ने में थी। नेनसुख ने कुछ बिल्कुल ही अलग किया। उन्होंने देवी देवताओं और महाकाव्यों को छोड़कर अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक इंसान पर लगाया, अपने पेट्रन राजा बलवंत सिंह पर। उन्होंने राजा की जिंदगी का एक ऐसा डिटेल रिकॉर्ड बनाया जो शाही कम और निजी और असली ज्यादा था। उन्होंने अपने पेट्रन को बड़ी बड़ी लड़ाइयों या दरबारों में नहीं दिखाया, नहीं, बल्कि उन्हें ऐसे फुर्सत के पलों में कैद किया, जैसे यहां, बस आराम से हुक्का पीते हुए। ये तस्वीर एक राजा की नहीं, एक इंसान की है। उन्होंने शाही जिंदगी के रूटीन कामों को भी अपनी कला का हिस्सा बना लिया, जैसे यहां किसी इमारत का मुआयना करते हुए। ये एक ऐसे राजा का पोर्ट्रेट है जो सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि एक मैनेजर भी है। और उन्होंने ऐसे फुर्सत के पलों को भी पेंट किया जिससे उनके पेट्रन हमें ज्यादा अपने जैसे, ज्यादा इंसानी लगते हैं। इन तस्वीरों के जरिए नेनसुख ने राजा को एक सिंबल की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह पेश किया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस बदलाव ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने इंडियन आर्ट का रुख ही मोड़ दिया। अब मकसद सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें बनाना नहीं था, बल्कि जिंदगी को जैसी वो है ठीक वैसे ही कैद करना था। तो चलिए इस पूरी यात्रा को एक नजर में फिर से देख लेते हैं। शुरुआत हुई बोल्ड और माइथिकल बसोहली स्टाइल से, फिर 1730 के दशक में इमोशनल डेप्थ की तरफ एक झुकाव आया। 1700 के मध्य में गुलेर स्कूल ने नेचुरलिज्म और सॉफ्टनेस को इंट्रोड्यूस किया, और आखिर में नेनसुख के काम ने रोजमर्रा की जिंदगी को डॉक्यूमेंट करने को ही पहाड़ी कला की पहचान बना दिया। तो इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई कांगड़ा को पहाड़ी कला का शिखर आखिर क्यों कहते हैं। फिर हम एक पेंटिंग की बारीकियों को समझेंगे, मतलब उसकी एनाटॉमी देखेंगे। इसके बाद हम उन प्रेम और भक्ति की कहानियों में गोता लगाएंगे जो इन पेंटिंग्स की जान है।
और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि कांगड़ा शैली अपने आसपास की दूसरी शैलियों से कैसे जुड़ी हुई थी। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कांगड़ा शैली ने पहाड़ी कला में अपनी सबसे ऊंची जगह कैसे बनाई। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि पहाड़ी चित्रकला में तो और भी कई स्टाइल थे, तो फिर कांगड़ा में ऐसा क्या जादू था कि उसे सबसे ऊपर एकदम शिखर पर माना गया? और इसका जवाब पता है बस इस एक लाइन में छिपा है। कला के बड़े बड़े जानकार इसे भारत की सबसे काव्यात्मक और गीतात्मक शैली कहते हैं। मतलब जब आप इन पेंटिंग्स को देखते हैं ना, तो आपको सिर्फ रंग और लकीरें नहीं दिखती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई कविता चल रही हो, कोई मीठा सा संगीत सुनाई दे रहा। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसका सुनहरा दौर आया राजा संसार चंद के समय में। वो कला के बहुत बड़े पारखी थे। उनके राज में गुलेर जैसी जगहों से बेहतरीन कलाकार कांगड़ा आए और टीरा सुजानपुर, आलमपुर जैसी जगहों पर बस गए, और यहीं से इस कला ने नई ऊंचाइयों को छुआ। तो ये तो हुई इसके इतिहास की बात। अब जरा इन पेंटिंग्स में और गहराई से उतरते हैं। आइए कांगड़ा पेंटिंग की उन खासियतों को समझते हैं जो इसे इतना अलग बनाती हैं। अगर आपको कांगड़ा पेंटिंग पहचाननी हो तो बस 3 चीजें याद रखिए। पहली, इसकी रेखाएं बहुत ही नाजुक और कोमल होती हैं। दूसरी, इसके रंग जो चमकीले तो होते हैं पर आंखों को चुभते नहीं बल्कि सुकून देते हैं। और तीसरी, छोटी से छोटी डिटेल पर दिया गया ध्यान, मतलब हर चीज बहुत ही सधे हुए हाथों से बनाई गई है। अरे हाँ, एक और बड़ी मजेदार पहचान है इसकी, जिसे कहते हैं कांगड़ा फेस। ये खासकर 1790 के बाद की पेंटिंग्स में दिखता है। इसमें महिलाओं के चेहरे को साइड से दिखाया जाता है और उनकी नाक की लाइन सीधे उनके माथे की लाइन से मिल जाती है। ये एक तरह से इस स्टाइल का सिग्नेचर बन गया था। चलिए अब कांगड़ा कला के दिल में उतरते हैं। देखते हैं कि इन कलाकारों ने अपने ब्रश से किन कहानियों और जज्बात को कैनवस पर जिंदा कर दिया। तो कांगड़ा के कलाकारों को सबसे ज्यादा क्या पसंद था? कहानियां, और वो भी कौन सी? भागवत पुराण से कृष्ण की लीलाएं, गीत गोविंद से राधा कृष्ण का वो दिव्य प्रेम, और नल दमयंती की अमर प्रेम कहानी। इसके अलावा संगीत के रागों को तस्वीरों में दिखाना, या फिर साल के 12 महीनों में प्रेम के अलग अलग मूड्स को दिखाना, ये सब उनके पसंदीदा विषय थे। अब देखिए, प्रेम को दिखाना कोई आसान काम तो है नहीं, तो कलाकारों ने एक बहुत ही कमाल का तरीका अपनाया, जिसे कहते हैं अष्टनायिका। इसमें 8 तरह की हीरोइंस को दिखाया जाता था, और हर हीरोइन प्यार में डूबी एक औरत की अलग अलग इमोशनल स्टेट को दिखाती थी। और इन 8 में से एक नायिका है जो कह सकते हैं सबसे ज्यादा ड्रामेटिक और हिम्मत वाली है। उसका नाम है अभिसारिका। ये वो नायिका है जो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी चीज की परवाह नहीं करती। जरा सोचकर देखिए, घनघोर अंधेरा है, तूफान चल रहा है, रास्ते में जहरीले सांप हैं, मतलब हर तरफ खतरा ही खतरा है, पर वो इन सब से नहीं डरती। और ये सब कुछ वो क्यों कर रही है? सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिय से मिलने के लिए। ये जो निडर प्यार का चित्रण है ना, यही कांगड़ा कला को वाकई में बहुत खास बना देता है। एक और बहुत ही खूबसूरत थीम थी 12 मासा। इसमें कलाकार साल के 12 महीनों को पेंट करते थे, लेकिन एक अनोखे अंदाज में। हर महीने के बदलते मौसम को प्यार की बदलती भावनाओं, इंतजार और मिलन से जोड़ दिया जाता था। मतलब जैसे हर मौसम प्यार की एक नई कहानी सुना रहा हो। ठीक है, तो अब तक हमने कांगड़ा को बहुत करीब से देखा। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और पूरी तस्वीर को देखते हैं। आइए जानते हैं कि कांगड़ा शैली पहाड़ी इलाके के दूसरे कला केंद्रों से कैसे जुड़ी हुई थी। देखिए, ऐसा नहीं था कि सिर्फ कांगड़ा में ही पेंटिंग बन रही थी। आसपास के हर सेंटर का अपना एक अलग अंदाज था। जैसे कुल्लू की पेंटिंग्स में आपको चेहरे कुछ अलग दिखेंगे, वहीं नूरपुर में बसुहली के चटक रंग और कांगड़ा की नजाकत का एक मिक्सचर देखने को मिलता है। इसी तरह जसरोटा और गढ़वाल की भी अपनी अपनी खासियतें। तो इससे हमें क्या समझ आता है? सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारे कला केंद्र कोई अलग थलग टापू नहीं थे। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे से सीख रहे थे और एक दूसरे को प्रभावित भी कर रहे थे। एक तरह से ये कला का एक खूबसूरत नेटवर्क था। और आखिर में अगर कोई पूछे कि पहाड़ी पेंटिंग, खासतौर पर कांगड़ा शैली है क्या, तो उसका सार यही है। ये एक ऐसा कमाल का संगम है जहां ईश्वर के लिए भक्ति और इंसान के दिल की गहरी भावनाएं दोनों एक दूसरे में ऐसे घुल मिल जाती हैं कि कला बन जाती हैं।
तो ये थी कांगड़ा शैली की कहानी। अगर ये जानकारी आपको सच में उपयोगी लगी हो तो इस कोशिश को अपना प्यार जरूर दें। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, ये सामग्री सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की है जो एनसीईआरटी को गहराई से समझना चाहते हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी और का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। तो बस पढ़ते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद।